हेलो एंड वेलकम टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो तीन चार टॉपिक हम पढ़ चुके हैं डिटेल में मैथ्स के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक सुपर इजी टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नाइन्थ टेंथ क्लास से ही हम इस टॉपिक को देखते आ रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स में। इलेवेंथ में भी काफ़ी डेप्थ में बच्चों ने, जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं भी ऑप्ट किया है उनके लिए भी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होने वाली इस टॉपिक के लिए। ठीक है, सुपर इजी कंसेप्ट है और हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। जो जो सारी चीज़ें हमारी एनडीए यूपीएससी पूछ सकता है उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको ये बता देता हूँ इसके स्टैट्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स रहने वाले हैं जिन पे हमारा मेजर फोकस रहेगा। अगर हम बात करें तो कुछ स्टैट्स के बारे में पढ़ लेंगे कि स्टैट्स की डेफिनेशन क्या है, किसको हम स्टैट्स कह सकते हैं, डाटा का टाइप्स क्या हो सकता है। ठीक है, फिर हम मीन मीडियन मोड तो पढ़ेंगे ही। ठीक, और फिर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम बाद में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तीन चीज़ें और पढ़ेंगे। इनमें से ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक या दो क्वेश्चन आने के। ठीक है, अगर एनडीए की वेटेज की बात करूं इस टॉपिक से तो ऑन एन एवरेज इससे 6 से 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं और हर क्वेश्चन आपका देख लीजिए 2.5 मार्क्स का रहता है मैथमेटिक्स में। और ये काफ़ी अच्छी वेटेज वाला चैप्टर है, यानी कि मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो इजी भी है और जिसकी वेटेज भी अच्छी है। परमुटेशन चैप्टर भी ऐसा ही था, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी ऐसा ही था। सेट चैप्टर के बारे में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसकी वेटेज बहुत हाई है। हाँ, वो इजी है, उसके कंसेप्ट्स दूसरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमने सबसे स्टार्टिंग में उसी को कवर कर लिया था। बट परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से अकेले अकेले 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपको मतलब ये है कि आपकी एक अच्छी खासी वेटेज जो है कवर हो जाए मैथ की। चलिए बढ़ते हैं, हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस बला का नाम है स्टैट्स, किस चीज़ को बोलते हैं स्टैट्स। भाई देखो, आज डिजिटल एज में हम हर तरफ एक ही वर्ड सुनने को मिलता है, डाटा डाटा डाटा। ठीक है, तो स्टैट्स भी क्या है, डाटा देखो बहुत सारे टाइप का हो सकता है लेकिन उसमें से जो न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, हम सिर्फ कौन से डाटा को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल जो डाटा है उसकी कलेक्शन करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रिटेशन करना, उसको स्टडी करना, इन सभी चीज़ों को मिला के बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो डाटा बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, उसमें से जो न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा मान लो कि हमने क्लास में टेस्ट लिया और वहाँ पे सभी बच्चों के मार्क्स हमने रिकॉर्ड कर लिए, तो वो एक न्यूमेरिकल डाटा है। या फिर मान लो कि हमने एक स्कूल में विज़िट किया और वहाँ पे स्कूल में नर्सरी से लेके क्लास 12 तक सभी बच्चों का हमने एज वाइज वेट रिकॉर्ड कर लिया, उनकी हाइट रिकॉर्ड कर ली, उनका नंबर ऑफ स्कूल डेज, कितने दिन वो स्कूल आते हैं साल में, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो इस डाटा को हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल डाटा। फिर इससे हम अलग अलग चीज़ें निकालेंगे, उसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, क्योंकि वो हमें डाटा को समझने में जो है हेल्प करते हैं कि क्या उसकी एवरेज है, क्या उसकी मोड है, क्या उसकी मीडियन है। ठीक है, और डाटा को अगर कैटेगराइज करने की बात की जाए तो एक और तरीके से डाटा को कैटेगराइज किया जा सकता है, वो है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। देखिए, प्राइमरी डाटा वो होता है जो डाटा आपने खुद से कलेक्ट किया है, आपने खुद से सर्वे किया है, लोगों से जाके मान लो कोई आपने इन्फॉर्मेशन पूछी है, क्वेश्चंस पूछे हैं और फिर उसको आपने एक डाटा उससे प्रिपेयर किया है। तो जो भी डाटा किसी ने खुद से प्रिपेयर किया है उसके लिए वो हो गया प्राइमरी डाटा। और उसी डाटा को कोई और यूज़ करता है, स्टडी करता है, एनालाइज करता है, उसके लिए वो हो जाता है सेकेंडरी डाटा। लेट्स से कि मैं एक टीचर हूँ और क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट के सभी बच्चों के जो मार्क्स आए तो मैंने वो एक प्रिपेयर कर लिया, एक शीट बना ली उसकी कि भाई किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या है, एक प्राइमरी डाटा। अगर मान लो मैं उसी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स में सभी बच्चों के जो टेस्ट जो मार्क्स आए हैं उनको मैं रिकॉर्ड करके आगे प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो प्रिंसिपल जो उस डाटा को स्टडी करेगा या एनालाइज करेगा या ये सोचेगा कि भाई इसमें से लोवेस्ट
4-5 बच्चे हैं जो उनकी क्लास लगाई जाए, तो उसके लिए उनके लिए वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल के लिए वो सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि वो उन्होंने खुद से प्रिपेयर नहीं किया। या फिर आप ये ले लीजिए सेंसस है, जैसे सेंसस जो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है, कितने सालों में प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट सेंसस डाटा, हर 10 साल में। तो सेंसस डाटा प्रिपेयर किया गवर्नमेंट ने, तो उनके लिए वो प्राइमरी डाटा है, जिस भी डिपार्टमेंट ने, जिस भी मिनिस्ट्री ने वो डाटा प्रिपेयर किया है। फिर उसको अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को सेंसस, कॉलेजेस में सिलेबस में हमारा सेंसस का जो पार्ट होता है, आप भी गेट में सेंसस की कुछ इन्फॉर्मेशन याद करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो हम सब के लिए वो सेंसस क्या है, सेकेंडरी डाटा है, हम उसको किसी और ने पब्लिश किया है और हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, हम उसमें से चीज़ें कैलकुलेट करना सीख रहे हैं या उसमें से फैक्ट्स जो हैं याद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब डाटा को प्रेजेंट करने की बात आ जाती है कि हमने मान लो कोई डाटा प्रिपेयर कर लिया, तो ये तो नहीं है कि उसको एज इट इज स्टडी किया जा सकता है। लेट्स से कि अगर मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और मैंने सबकी हाइट रिकॉर्ड कर लिया या सबका वेट रिकॉर्ड कर लिया, तो अगर मैं ऐसे एक शीट पे सिर्फ ऐसे एक लाइन में लिखता जाऊंगा कि एक बच्चे की हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है, फिर दूसरे की 178 है, फिर तीसरे की 182 है, फिर किसी की 160 सेंटीमीटर है, किसी की 155 सेंटीमीटर है, ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो 1000 एंट्रीज करनी पड़ेंगी मेरे को, अगर मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं। और उस डाटा से मैं देख तो पाऊंगा कि किसकी इतनी हाइट है, लेकिन फिर उससे कोई एनालाइज या उससे कुछ मीनिंग नहीं विड्रॉ कर पाऊंगा कि जो मैं जिस मोटिव से मैंने वो डाटा कलेक्ट किया था वो मेरा मोटिव फुलफिल नहीं होगा। वो मोटिव तब फुलफिल होगा मेरा जब उस डाटा को हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंट करेंगे, उसको एक तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से डाटा की 3 कैटेगरीज जो है मैंने बनाई है, या फिर ये कह सकते हैं जनरली जो बुक्स में है, ये 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहला जो है हमारा वो है हमारे पास अनग्रुप डाटा। भाई मैंने अपनी क्लास में 30 बच्चों हैं, 30 बच्चों का टेस्ट लिया, तो उसमें मैंने जो है सबका टेस्ट लिया और वहाँ पे एक शीट पे सबके मार्क्स रिकॉर्ड कर लिए। लेट्स से फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 5 आए, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स 3 आए, और थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स 7 आए, फोर्थ स्टूडेंट के मार्क्स जो है 10 आए, और ऐसे करके मैंने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स सबके रिकॉर्ड कर लिए। तो इनको एज इट इज़ लिख दिया, तो ये तो हो गया मेरा अनग्रुप डाटा, ठीक है। क्वेश्चंस में जनरली आपको जो अनग्रुप डाटा है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि x1, x2, x3, और xn आर n डाटा पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको डाटा लिखा मिलेगा कि अगर आपको वो n ऑब्जर्वेशंस या n डाटा की एंट्रीज लिख के देगा तो वो सारी अलग अलग लिख के देगा आपको। इस टाइप के डाटा को हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। अब ये है कि अगर ये डाटा बहुत लार्ज अमाउंट का हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ उसमें ऑब्जर्वेशंस या डाटा एंट्रीज हैं, तो इसको शीट पे लिखने से फिर उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना फिर हम इसको ग्रुप कर दें, और दूसरे टाइप का जो डाटा आता है वो हो जाता है ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में भी 2 सब कैटेगरीज हैं। पहली है हमारी डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, और फिर उसके अलावा है कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा। इन दोनों को समझते हैं कि क्या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा होता है और क्या कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा होता है। देखिए, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे अनग्रुप डाटा में जो डाटा कलेक्ट किया था वो कुछ इस तरीके से है कि ये मेरे मार्क्स हैं, और इसमें जैसे मान लो मेरे पास ये हैं 10 स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं मान लो कुछ इस तरीके से हैं कि 3, 4, 5, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। और ये जो है इतने ही हम ले लेते हैं, ठीक। आई थिंक ये 10 हो गए हैं, 3, 3, 6, 7 और 3, 10। अब अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स होने के बजाय, मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स होने के बजाय मेरे पास 100 या 1000 स्टूडेंट्स हैं, तब फिर मेरे को ऐसे आगे और एंट्रीज करनी पड़ेंगी। वो करने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मार्क्स लिख सकता हूँ और
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ। और फिर ऐसे एक टेबल टाइप में प्रिपेयर कर लूँगा। उसमें यहाँ पे मान लो मेरा जो टेस्ट है वो मेरा था 10 मार्क्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मान लेते हैं 0 मार्क्स जो हैं उस क्लास में किसी भी के भी नहीं आए हैं, तो 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं। 1 मार्क्स जो हैं वो 7 स्टूडेंट्स के आए हैं। 2 मार्क्स जो हैं वो 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। 3 मार्क्स जो हैं 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। 4 मार्क्स जो हैं वो 1 स्टूडेंट के आए हैं। 5 मार्क्स जो हैं वो 6 स्टूडेंट के आए हैं। और इस तरीके से अगर मैं ये डाटा प्रिपेयर कर लेता हूँ तो इसको बोला जाएगा डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो, इसमें इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि जो 1 मार्क है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 7। अगर मैं इसको अनग्रुप्ड में लिखता तो मेरे को ये इस तरीके से लिखना पड़ता कि 1 1 1 1 1 1 एंड 1। फिर उसके बाद मेरे को 3 टाइम्स क्या लिखना पड़ता, 2 लिखना पड़ता, ठीक है। फिर मेरे को उसके बाद 4 टाइम्स 3 लिखना पड़ता, और फिर मेरे को 1 टाइम 4 लिखना पड़ता, फिर मेरे को 6 टाइम 5 लिखना पड़ता, इस तरीके से। तो डाटा जो है काफ़ी लार्ज हो गया है यहाँ पे, तो मैंने उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने के लिए उसकी ग्रुपिंग कर दी है। ग्रुपिंग किस तरीके से की है भाई, मैंने 1 काउंट कर लिया, 1 जितनी बार आया उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके कितने हैं, 7 हैं। इसी तरीके से मैंने 2 जो है ये देख लिया मेरे डाटा में 2 कितनी बार आया है, और उसको मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करके लिख दिया। 3 मैंने काउंट कर लिया कि कितनी बार आया है, और इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना, हम उसको क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा। उसमें भी हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या होगा। अब मान लेते हैं कि ये डाटा मेरा और भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं इसको और भी कॉम्पैक्ट साइज में प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ अपने मार्क्स की क्लास या क्लास इंटरवल्स। वो किस तरीके से होगा, देखिए, ये लेट से मैंने एक टेबल प्रिपेयर कर ली, ठीक है। इसमें मैंने 2 कॉलम्स बना लिए और इस तरीके से यहाँ पे है मेरे पास क्लास इंटरवल्स, या खाली क्लास भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने हर मार्क्स अलग अलग तरीके से बताया कि 0 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए, 1 मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए, 3 मार्क्स जो हैं कितने स्टूडेंट्स के आए, या 7 मार्क्स जो हैं कितने स्टूडेंट्स के आए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 से लेके 3 तक की एक क्लास बना लेता हूँ, 3 से लेके 6 तक की एक क्लास बना लेता हूँ, और 6 से लेके 9 तक की एक क्लास बना लेता हूँ, और फाइनली 9 से लेके 10 तक की एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। मेरा जो टेस्ट है वो कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था। तो मैंने यहाँ पे हर मार्क को अलग अलग ना लिखने के बजाय मैंने क्लासेस या इंटरवल्स के फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से काउंट करूँगा कि भाई मैं ये देख लूँगा 0 से लेकर 3 मार्क्स तक के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, और वो यहाँ पे काउंटिंग लिख दूंगा। लेट से 0 से लेके 3 मार्क्स तक जो है वो मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। 3 से लेके 6 तक जो है वो मेरे पास 14 स्टूडेंट्स हैं। 6 से लेके 9 तक लेट से मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, और 9 से लेके 10 लेट से मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। तो अब इस डाटा को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना काफ़ी इजी रहेगा अगर मैं ये डाटा भेजता हूँ, ठीक है, कि भाई ये मेरे जो हैं मार्क्स हैं इधर, और ये मेरे जो हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो मान लो मैंने प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर दिया, तो प्रिंसिपल को भी देखने में इजी रहेगा कि अच्छा इसमें क्लास में जो लो परफॉर्मेंस वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो 0 से 3 वाले वो कितने हैं, 6 बच्चे हैं। वो हो सकता है क्लास टीचर को इन्फॉर्म करे कि भाई इन 6 बच्चों को मेरे ऑफिस में ले आओ, या फिर वो ये सोचे कि क्यों ना जो अच्छे बच्चे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। तो ये जो 9 और 10 जो मार्क्स वाले बच्चे हैं, वो ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ब्रिलियंट हैं और उनको रिवॉर्ड किया जाए। तो इस तरीके से इस डाटा को स्टडी करना काफ़ी ईजी रहेगा किसी के लिए भी, ठीक है। एक जो डाउट आती है बच्चों को वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के 3 मार्क्स आए हैं एग्जैक्टली, तो उसको इस क्लास में इंक्लूड किया जाए फर्स्ट में, या उसको सेकंड क्लास में इंक्लूड किया जाए। देखिए
जो यहाँ पे 3 है वो जहाँ पे लोअर लिमिट जो है वहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे। 3 मार्क्स वाले बच्चे को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। 6 मार्क्स वाले बच्चे को, ठीक है, 6 मार्क्स वाले बच्चे को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, उसको हम इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। 0 मार्क्स वाले बच्चे को हम फर्स्ट क्लास में, ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में हम इंक्लूड करने वाले हैं। और अब एक और डाउट आ जाती है कि फिर 9 मार्क्स वाले बच्चे को कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, उसको ऑब्वियसली हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं जहाँ पे 9 लोअर लिमिट है। फाइनल जो डाउट आती है बच्चों को वो ये है कि 10 मार्क्स वाले बच्चे को कहाँ पे इंक्लूड किया जाए, वो तो लोअर लिमिट किसी भी क्लास की नहीं है, तो जो लास्ट जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको लास्ट क्लास में ही इंक्लूड करते हैं। 10 वाले को भी हम इधर ही इंक्लूड करेंगे और 9 वाले को भी हम इधर ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है भाई, देखो 10 के लिए कोई नेक्स्ट क्लास तो है नहीं यहाँ पे, 10 से लेके या 11 या 12 जो भी है, ऐसी कोई क्लास तो है नहीं हमारे पास। तो 10 वाला जो स्टूडेंट है वो भी हमारा यहीं पे इंक्लूड होगा और 9 वाला भी हमारा यहीं इंक्लूड होगा। 6 वाला हमारा यहाँ पे इंक्लूड होगा, 3 वाला यहाँ पे इंक्लूड होगा और 0 वाला फर्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी को इस डाटा से ये देखना है कि भी टोटल क्लास में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इसका टोटल करके, इसका सम करके हमें पता चल सकता है 20, 40 और 45 जो है उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 45। इधर से इसका इस कॉलम का सम करके हमें पता चल सकता है। अगर हमें इधर से इस कॉलम का सम करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा 3 टाइप का डाटा हो गया। अनग्रुप डाटा, दूसरा ग्रुप डाटा के अंदर 2 सब कैटेगरीज हैं, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होंगे कि कौन कौन से 3 अलग अलग टाइप के डाटा पढ़ने वाले हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, तो इन तीनों ही टाइप के डाटास के लिए हम सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे। अगर कोई अलग फॉर्मूला है तो उसको अलग से पढ़ेंगे, सेम फॉर्मूला है तो फिर भी एक एक बार उसको सबको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टर्म्स हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बार बार आएंगी हमारे क्वेश्चंस में, हमारे डिस्कशन में, तो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली हमारी टर्म है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसको बोलेंगे? ऑल द एंट्रीज इन द डाटा और द डाटा पॉइंट्स आर कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। जो भी हम ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को जो भी हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाटा पॉइंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलने वाले हैं? ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैंने यहाँ पे इन बच्चों के जो ये मार्क्स रिकॉर्ड करे थे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशंस। तो मेरी इस डाटा की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4। थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 7 है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 6 है, सेवन्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है? 5। इस तरीके से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन वाला कॉलम है वो ये वाला कॉलम है, ठीक है। जो हम मार्क्स जो रिकॉर्ड करे हैं बच्चों के, 0 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशंस सभी, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो हमें बताता है कि क्या क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। कम से कम हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी रही है? 0 रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी रही है? 10 रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा, ऑब्जर्वेशंस को हम जो अगर वेरिएबल यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो ऑब्जर्वेशंस के लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज़ करते हैं? xi, ठीक है, xi, या फिर हम ये कह सकते हैं x1, x2, x3 और डैश 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 xn। तो ऑब्जर्वेशंस के लिए अगर कोई वेरिएबल यूज़ करना है, ज़्यादातर हम x1, x2, x3, xn करके वेरिएबल्स यूज़ कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है कौन सी? फ्रीक्वेंसी की। कोई भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हुई है, कोई भी सेम ऑब्जर्वेशन जितनी बार हमारे डाटा में रिपीट हुई है, उस रिपीटिशन वाली वैल्यू को उसका बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे इसको ये देखा, ये वाला जो डाटा है, ठीक है, ये वाला जो डाटा है, यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 जो है वो कितनी बार? 7 टाइम्स रिपीट हुआ था। तो ये जो 7 है ना, ये 7 कहलाई जाएगी 1 की फ्रीक्वेंसी, कि भाई
1 जो ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। तो यहाँ पे 3, देखो ये जो 3 है ये तो है हमारी ऑब्जर्वेशन, और 3 के सामने जो लिखा है ये उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है। चलिए नेक्स्ट थर्ड जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये जो हमने ग्रुप डाटा जो हमने प्रेजेंट किया, कौन कौन सा, ये वाला जो हमने ग्रुप डाटा और ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा, ये जो दोनों डाटा हमने किस एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया। हमने एक कॉलम में क्या लिया, अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिया, मार्क्स हैं, हाइट है, वेट हैं, जो भी। फिर उसके सामने हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसीज को लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं या जो भी हैं उनकी हर ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके सामने वाले कॉलम में ली। यहाँ पे भी हमने क्लास इंटरवल में अपनी क्या लिए, मार्क्स लिए, और उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमने क्या रिकॉर्ड किया, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करी। तो इस पूरे टेबल को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि ये फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि किस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी, कौन सी ऑब्जर्वेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लास मार्क्स। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास इंटरवल। जो हमने कंटिन्यूस डाटा में पढ़ा था ना, वहाँ पे हर क्लास का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे हमारे पास वहाँ पे क्लास 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। तो यहाँ पे ये तो हो गई हमारी क्लास, और इसका क्लास मार्क किस तरीके से निकलेगा, इस क्लास का मिड पॉइंट निकाल के। मिड पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वाले तरीके से या किसी भी तरीके से। आप क्या करिए, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका क्लास मार्क 5 आ गया। 10 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका क्लास मार्क 15 आ गया। 20 और 30 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका क्लास मार्क 25 आ गया है। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या है, हमारे किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। लास्ट हमारी जो एक डेफिनेशन है वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन। किसी भी क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उससे पिछले वाली सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम आएगा उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हम एक नया कॉलम बना लेते हैं जिसको हम क्या नाम देने वाले हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में CF लिख देता हूँ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, आप ये वाली फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज लिखी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज लिखी गई हैं, इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाइए। सबसे पहले तो 6 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो 20 आ जाएगा, फिर इन तीनों को ऐड कर दो तो 40 आ जाएगा, फिर इन सब को ऐड कर दो और ये हमारे पास 45 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मान लो हमें इस क्लास की CF जानना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। ठीक है, तो आई होप आपने ये काम सब 10th में सीखे हुए हैं ये सारी चीज़ें, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि अगर कोई चीज़ भूल गए हैं तो उसका रिकैप हो जाएगा हमारा। चलिए, कुछ टाइप के ग्राफ्स जो होते हैं वो स्टैट्स में पढ़े जाते हैं। हमारा इतना डिटेल में नहीं पूछता है एनडीए ग्राफ्स के बारे में, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ से रिलेटेड। हमें ग्राफ प्लॉट करने नहीं आएंगे, सिर्फ ग्राफ्स पहचानने आनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस टाइप का है, उसका क्या नाम है, और थोड़ी बहुत उनसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें इंटरप्रिटेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए वहाँ पे ग्राफ को प्रेजेंट करके कि
किसकी हाईएस्ट वैल्यू है, इस ग्राफ से एवरेज क्या निकलेगी, मीन क्या निकलेगा, मोड क्या निकलेगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप का जो हमारा ग्राफ आता है वो हमारा कौन सा आता है, बार ग्राफ। ठीक है, आप सब ने ये कहीं ना कहीं आपको ने जरूर देखा होगा, कहीं और नहीं तो अपने मैथ के सिलेबस में 9th क्लास में 10th क्लास में बार ग्राफ को जरूर पढ़ा होगा। तो बार ग्राफ क्या करता है, बार ग्राफ यूजेस रेक्टेंगुलर बार्स। रेक्टेंगुलर बार्स मतलब ये जो रेक्टेंगल जैसी शेप के जो बने रहते हैं इनको बोला जाता है बार्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बार्स। टू रिप्रेजेंट डाटा विद द बार लेंथ बीइंग प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स। भाई हम क्या करेंगे, इस किसी भी बार की उतनी ही लेंथ बनाएंगे जितनी उसको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तब और अच्छे से हमें क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि मान लो हम जो है 4 महीनों की जो है 4 महीनों की ये हमारा जो है मंथ 1 है, मंथ 1 है, ये हमारा सेकंड मंथ है, ठीक है, और ये हमारा थर्ड मंथ है, और ये हमारा फोर्थ मंथ है। 4 महीनों में हम कोई एक कार है उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल हुई हैं वो देखना चाहते हैं। तो वो हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, कंपनी का नाम हम ले लेते हैं, कोई एक्स कंपनी है, और उसने इन 4 महीने में कितनी कार्स जो है सेल की हैं वो हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे देखो हम अपनी वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर हमारा डाटा थाउजेंड्स में है तो इस तरीके से कर सकते हैं कि पहली वैल्यू हमने 1000 ले ली, ये 2000 ले ली, फिर ये 3000 ले ली हमने, और ये हमने ऐसे 4000 ले ली। ठीक है, फिर हम मंथ 1 में देखेंगे कि मंथ 1 में अगर मान लो हमारे पास जो है 3800 यूनिट्स जो हैं वो सेल हुई हैं, तो उसका बार जो है हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, मंथ 2 में हम देख लेंगे कि अगर मंथ 2 में हमारे पास 2700 कार्स जो हैं सेल हुई हैं, तो ऐसे इस तरीके से बार बनाया जा सकता है। तो हर जो है हर बार उसकी जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है कि उस क्लास की या उस जो है ऑब्जर्वेशन की कितनी वैल्यू है या कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करने लायक जो बात है वो ये है कि हाइट जो है, बार की जो हाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। जिस भी क्लास की या जिस भी मंथ की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा बार की क्या होगी, हाइट होगी या लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनडीए में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि हाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फ्रीक्वेंसी को, या फिर ये कह सकते हैं हाइट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। या उल्टा भी पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हाइट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, विड्थ ऑफ ईच बार मस्ट बी सेम। ऐसा नहीं है कि हम बार ऐसे बनाएंगे, एक इतना बड़ा बना दिया और एक इतना बड़ा बार बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हर बार की जो है विड्थ हम सेम लेंगे। ठीक है, और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारे लिए ये है छोटी सी, कि जो बार ग्राफ है वो यूज़ किया जाता है कौन से टाइप के डाटा के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए। और आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोग्राम जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है कंटिन्यूअस टाइप के डाटा के लिए। क्लास इंटरवल वाला जो हमारा डाटा था उसके लिए यूज़ किया जाता है हिस्टोग्राम को। और ये जो डिस्क्रीट वाला जो ग्रुप डाटा है उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, तो चलिए हिस्टोग्राम पे आ जाते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है, हमने ये एक टाइप का डाटा पढ़ा था जहाँ पे हमारी कुछ ऐसे क्लासेस थी, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, क्लास हमारी लेट से 0 से 40 है, फिर 40 से 50 है, 50 से 60 है, फिर 60 से 90 है, और 90 से लेके 110 है। इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेट से कि हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 80 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो है हमारे पास कितनी 15, ठीक है, 30, इस तरीके से अलग अलग इनकी जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि मैंने यहाँ पे क्लासेस जो हैं अलग अलग विड्थ की ली हैं। इसका क्लास साइज कितना है 40,
इसका क्लास साइज कितना है 10, इसका क्लास साइज 10, इसका 30 और इसका क्लास साइज कितना 20। तो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके जो क्लास इंटरवल्स रहेंगे वो बराबर विड्थ के रहेंगे। ठीक है, ज़्यादातर होता है क्वेश्चंस में, बट कभी कभी हो सकता है कि क्लासेस के जो विड्थ है, क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे एक टर्म आप सीख लीजिए, क्लास साइज़ किसको बोलते हैं। क्लास साइज़ बोलते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मान लो ये हमारी एक क्लास है, तो इसकी 60 माइनस 50, इसका क्लास साइज कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो इसका क्लास साइज कितना हो जाएगा 40। चलिए अब हिस्टोग्राम क्या होता है, जब हमारे पास इस टाइप का डाटा आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे कंटिन्यूअस चिपके हुए जो है बार्स बनाते हैं। सबसे पहला जो बार बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, 0 से लेके 40 के लिए बनाएंगे। ठीक है, 0 से लेके 40 के लिए बनाएंगे, फिर 40 से 50 के लिए, फिर 50 से 60 के लिए, फिर 60 से 90 के लिए, और फिर से 90 से लेके 110 के लिए। ठीक है, तो जो जो हमारे क्लास इंटरवल हैं वो हम किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे नोट कर लेंगे हमारे क्लास इंटरवल्स, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या उनकी जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, वो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ईच क्लास इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, क्लास इंटरवल्स को, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एनडी में पूछी जा चुकी है, कि हर एक बार का जो एरिया होता है, हर एक बार का एरिया जो होता है वो एरिया प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे जो है एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। पिछले वाले में हमारे पास क्या था, हाइट थी हमारे पास प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, कि जितनी हाइट होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन यहाँ पे जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे हाइट का लेना देना नहीं है, यहाँ पे एरिया का लेना देना है। एरिया का लेना देना इसलिए है क्योंकि जो क्लास साइज है हमारा जब अलग अलग होता है, किसी का क्लास साइज 10 है, किसी का 30 है, किसी का 20 है, तो ऐसा नहीं करते हम कि 40 क्लास वाले को हमने 80 तक ड्रॉ कर दिया और 10 क्लास वाले को हमने 15 तक ही ड्रॉ किया। ठीक है, तो वो उसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप का फॉर्मूला हम जो है यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट। हम उसकी जो हाइट है वो हम किसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। जब क्लास का इंटरवल बढ़ जाएगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, तो उसकी हम हाइट कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो फिक्स रहने वाला है, फिक्स कौन रहने वाला है, यहाँ पे एरिया फिक्स रहने वाला है, और एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इतनी सी यहाँ से बात याद रखिए कि हिस्टोग्राम में एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है किस चीज़ से रिप्रेजेंट की जा सकती है, एरिया से, ना तो लेंथ, ना विड्थ, ना हाइट, बल्कि एरिया से। और बार ग्राफ में फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है, बार की लेंथ या हाइट के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो चार्ट आता है, ये हमने बहुत जगह अलग अलग इसका देखा है। ये हमारा कौन सा है, पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारा क्या है, पाई चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव मतलब आपस में उनका कौन ज़्यादा है कौन कम है, इस बात से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जनरली हम एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर हम सेंटर में यहाँ पे अलग अलग इनके क्या बना देते हैं, पाइज बना देते हैं या सेक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, तो जो है तो पाई चार्ट हम इस तरीके से अलग अलग हम बनाते हैं। एक बात नोट करने की बस ये यहाँ पे मेजर बात यही है कि कई बार हम इनको एंगल्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास जो है 180 डिग्री हो गया, ऐसा कुछ है।
ठीक है। तो कई बार हम इनको एंगल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार हम इनको परसेंटेजेस में रिप्रेजेंट करते हैं। 25% हो गया, ये 30% हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास 40% हो गया, ठीक। और 40% नहीं, इसको जो है थोड़ा कम लिख लेते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट लुक लाइक एग्जैक्ट। तो ये जो है हमारा ये 40% हो गया, ठीक है। 30 70, इसको 20 कर लेते हैं और इसको 10% कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो पाई चार्ट कई बार हम परसेंटेजेस के फॉर्म में कर लेते हैं, कई बार हम एंगल्स की फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे टोटल एंगल्स का जो सम होगा, कंप्लीट जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और यहाँ पे कंप्लीट परसेंटेज कितनी होगी, 100%। तो ये कह सकते हैं जो 100% होगी वो एंगल्स में कितने के इक्वल होगी, 360 डिग्री एंगल्स के इक्वल होगी। 100% हमारी 360 डिग्री के इक्वल होगी। और या फिर हमें हो सकता है टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी हो, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दी हो कि भाई मान लो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक फर्म है, एक फर्म है और उसकी हमें सभी लोगों की सैलरी दी गई है, ठीक है। कि एक फर्म है, उसमें टोटल जो है 4 डिपार्टमेंट्स हैं। लेट्स से ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ये HR डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसा है, ठीक है। चारों डिपार्टमेंट की मिला के हमें मान लो 10,000 सैलरी दी गई है, ठीक है। तो 10,000 सैलरी हम किसके इक्वल रखेंगे, 100%, या अगर एंगल में दिया है तो 360 डिग्री। वहाँ से फिर हम 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, फिर हम 30 से मल्टीप्लाई करके 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से अगर इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इस वाले डिपार्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी कि इनकी सैलरी कितनी है, ऐसे 60 180। या अगर परसेंटेजेस की बात है तो परसेंटेजेस में हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 100 से डिवाइड करके। फिर अगर हमें 30% की वैल्यू निकालनी है तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से पाई चार्ट के क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब हमने हिस्टोग्राम प्रिपेयर किया था, अभी अभी हम हिस्टोग्राम सीख के आए, तो हिस्टोग्राम के अगर मिड पॉइंट्स ले लिए जाएं, हर क्लास का मिड पॉइंट, ठीक है, हर क्लास का मिड पॉइंट का जो टॉप है, इधर हर हिस्टोग्राम का जो टॉप है, मिड पॉइंट है, उसको हम अगर प्लॉट कर लें, ठीक है, और पहली क्लास से पहले वाली क्लास का मिड पॉइंट और अगली लास्ट क्लास से आगे ग्राउंड में या एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट, और ऐसे इस तरीके से हर हिस्टोग्राम का एक मिड पॉइंट हम अगर ले लें, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कोई क्लास नहीं है तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। जब इनको ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, जब इनको ज्वाइन करा देंगे तो ये जो हमारा कर्व बना है, ये हमारा कौन सा बना है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व बन गया है। इस कर्व को या इस जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व, ठीक है। ये कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, इट कैन बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टॉप ऑफ रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम। इसमें कोई ऐसा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इतना याद रखिएगा, यहाँ पे हम अपनी क्लासेस को लेंगे या ऑब्जर्वेशंस को लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसीज को लेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टाइप का जो हमारा कर्व है वो कौन सा है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, जिसको ये आई थिंक इसको इफ अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो इसको ओजाइव बोलते हैं, ठीक है, या कुछ टीचर्स को मैंने ओगिव बोलते हुए देखा है, तो आप देख लीजिएगा इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। ओजाइव मेरे हिसाब से करेक्ट जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। इसका या फिर जो ये लेंदी वाला डिटेल वाला नाम है वो है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो हमें मिलता है इज एसेंशियली अ लाइन ग्राफ drawn by plotting lower या upper limits of the class interval on the x-axis and cumulative frequency on the y-axis। अब जैसे हमने यहाँ पे अभी हमने क्या प्लॉट किया था, हमने प्लॉट किया था
फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम प्लॉट करें तो हमें जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व मिलेगा वो कौन से टाइप का मिलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व मिलेगा, और उसको हम क्या बुलाएंगे, ओजाइव बुलाएंगे। ठीक है, हमारे दो टाइप के ओजाइव होते हैं, एक कौन सा, लेस देन ओजाइव, और एक मोर देन ओजाइव। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि हमारे जो ये दोनों टाइप के ओजाइव्स हैं, लेस देन और मोर देन, ये जहाँ पे मीट करते हैं वो कौन सी वैल्यू होती है, मीडियन। देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा है, लेस देन टाइप का ओजाइव कर्व है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सा है, ये मोर देन ओजाइव टाइप का ग्राफ है। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे उसके ठीक नीचे, लेट्स से यहाँ पे 65.4 पे मीट कर रहे हैं, तो 65.4 जो है एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है, ठीक इस पॉइंट के नीचे, ठीक इस पॉइंट के नीचे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, वो हमारे मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। तो एनडीए में एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये हमारा जो है लेस देन टाइप का ओजाइव है, ये हमारा मोर देन टाइप का ओजाइव है, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं ये वाली वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमारी मीडियन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये बीच में दो क्वेश्चन है जहाँ पे हम ओजाइव को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, एक हम जो है लेस देन टाइप का ओजाइव ड्रॉ करना सीखेंगे, एक हम मोर देन टाइप का ओजाइव ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर उन दोनों को मीट कराएंगे और उससे हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो स्टैट्स की हमारी ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी। आप एक बार अपना 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है हमारी, वहाँ से आप एक बार सारी चीज़ें रिकॉल कर लीजिए, क्या क्या आपने 10th में पढ़ा था। ठीक है, 11th क्लास में जो हम स्टैट्स पढ़ेंगे वो मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। यू कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।